नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पिछले कुछ एक समय से आप देख रहे होंगे कि जेसीओ एंड जवानों को दबाने के लिए, चाहे आर्मी हेडक्वार्टर हो चाहे सेना के रिटायर्ड अधिकारी हो, एक पॉलिसी का हवाला दे रहे हैं। एक आर्मी हेडक्वार्टर के डिसिप्लिन एंड विजिलेंस ब्रांच से निकले हुए लेटर का हवाला दे रहे हैं कि जेसीओ एंड जवान कुछ भी यदि अधिकारियों के खिलाफ बोले तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, उनको जेल में डाल दिया जाएगा और उनकी पेंशन बंद होने की नौबत आ सकती है। लेकिन सवाल तो पूछेंगे ही, क्योंकि ये लोकतंत्र है और सवाल पूछने का अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। हाँ, किसी के शान के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी परेशानियां पूर्व सैनिकों जेसीओ एंड ओआर के साथ में हो रही है, जिन परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं, यदि वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उनका शोषण लगातार बढ़ता जाएगा। हाल ही में सोशल मीडिया में एक बड़े विद्वान आदमी ने 10 ऐसे कड़क सवाल पोस्ट किए हैं और ये एक एक सवाल तीर के जैसा है। इन सवालों को यहाँ पे हमें समझना जरूरी है। हालांकि ये केवल सवाल ही है, इनके जवाब नहीं है और ये जवाब पूछे गए हैं डिफेंस ऑफिसर से। आप यहाँ पे देखें, एनीवन फ्रॉम इलाइट क्लास, यानी जो हायर क्लास होते हैं डिफेंस ऑफिसर्स की, मे क्लैरिफाई एज दे आर अब्यूजिंग बाबूज एंड नेताज फॉर रॉन्ग डूइंग्स एवरीवेयर लाइक इन वन रैंक वन पेंशन पे एंड प्रमोशन एटसेट्रा। आप लगातार ये ट्वीट देखते रहते होंगे कि बाबूज एंड नेताज शब्द का उपयोग सेना के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जब भी उनके अनुसार यदि कोई चीज़ें सरकार नहीं करती है तो वो कहते हैं बाबूज एंड नेताज इस काम को करे हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये डिफेंस ऑफिसर्स लगातार बाबूज एंड नेताज को कोसते हैं। तो इनसे अब 10 सवाल पूछे गए हैं कि ये किसकी गलतियां हैं या फिर ये किसने सजेस्ट किया था। सबसे पहला प्रश्न पूछा कि हु प्रोपोज्ड सेपरेट मिलिट्री सर्विस पे फॉर ऑफिसर्स कोमा नर्सेज एंड जवान्स। पहला कड़क सवाल पूछा है कि जवान, ऑफिसर्स और नर्सेज के लिए अलग अलग मिलिट्री सर्विस पे होनी चाहिए। ये किसने प्रोपोज किया था? क्या किसी नेता ने प्रोपोज किया था, या फिर किसी बाबू ने प्रोपोज किया था, या फिर किसी डिफेंस ऑफिसर ने प्रोपोज किया होगा? तो उसका जवाब जरूर दें। दूसरा प्रश्न, हु प्रोपोज्ड मिलिट्री सर्विस पे फॉर नर्स मोर देन ए सूबेदार मेजर। क्या कोई जो एमएनएस भर्ती होकर आती है वो एक सूबेदार मेजर से ज़्यादा हार्डशिप ड्यूटी करती है? तो कौन ऐसा था? क्या कोई बाबू था, या कोई नेता था, या फिर कोई अधिकारी था सेना का जिसने प्रोपोज किया कि एक सूबेदार मेजर की मिलिट्री सर्विस पे एक एमएनएस से कम होनी चाहिए? ये भी बड़ा कड़क सवाल है। अब तीसरा कड़क सवाल लेंगे, हु प्रोपोज्ड सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक बी स्क्रैप्ड बट नेवर बोदर्ड फॉर सिपाही रैंक टू बी स्क्रैप्ड। बड़ी अच्छी बात पूछी है। सिपाही रैंक भी अंग्रेजों के ज़माने की है और सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक भी अंग्रेजों के ज़माने की थी, जो कि अब प्रचलन में नहीं है। तो क्या किसी बाबू ने कहा था या फिर किसी नेता ने कहा था कि सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक को सेना की जो कमीशन रैंक है उसमें से हटा दिया जाए और सिपाही रैंक को कभी भी नहीं हटाया जाए? ये किसने प्रपोज किया? ये भी जवाब दें। अगला चौथा कड़क सवाल है, हु प्रपोज रिडक्शन इन टाइम स्केल फॉर कैप्टन, मेजर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल एंड इंक्रीज इन टाइम फॉर हवलदार, सार्जेंट एंड पेटी ऑफिसर्स। जहां आप देखते हो कि 2 साल के बाद में कैप्टन, 5 साल के बाद में मेजर, उसके बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल और 13 साल में कर्नल बन जाते हैं। तो दूसरी तरफ सिपाही, नाइक और हवलदार बनते बनते 24 साल क्यों लग जाते हैं? ये किसने प्रोपोज किया? जहां पहले 17-18 साल में एक अधिकारी कर्नल बनता था, वो अब बग्गा कमीशन के बाद में 13 साल में कर्नल बन के बैठ जाते हैं। ये किसने प्रोपोज किया? क्या किसी बाबूज ने किया, या फिर किसी नेता ने किया, या फिर सेना के अधिकारियों में से किसी ने किया? इसका भी जवाब जेसीओज एंड ओआर मांगती है। पांचवा कड़क सवाल, एक एक बढ़कर जो सवाल आ रहे हैं वो कड़क पे कड़क सवाल है और इनके जवाब तो बनते ही है। तो जो भी इलाइट ग्रुप है, जो डिफेंस ऑफिसर्स है, जो ज़्यादा इन मामलों में ज्ञान रखते हैं, वो इनके जवाब जरूर दें। हु प्रोपोज्ड दैट मिनिमम टाइम फॉर जूनियर वार्ड ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स बी 19 ईयर्स इन सिलेक्शन एंड ब्रॉट लेफ्टिनेंट कर्नल इन टाइम बार टू 13 ईयर्स। In both cases, minimum time was 17 years for selection grade. Lieutenant Colonel pay increases on promotion from major by 32,000 to 35,000 in 13 years time bar, while for sergeant 13 years
time bar 1800 only, and for selection grade JWO it increased by 3800 DA at the rate 119% रेफर्ड। जहां 17 साल में एक JWO और एक लेफ्टिनेंट कर्नल बनता था तो लेफ्टिनेंट कर्नल का ये टाइम बार घटाकर 13 साल कर दिया गया, जबकि JWO का वही है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल की पे इंक्रीज होती है 32,000 से लेकर 35,000 पर मंथ। वहीं दूसरी तरफ एक सार्जेंट की 13 साल में 1800 रुपये और जूनियर वारंट अफसर की केवल 3,800 रुपये पर मंथ इंक्रीज होती है। यह किसने प्रपोज किया था? क्या किसी नेता ने किया, या फिर किसी बाबू ने किया, या फिर सेना के अधिकारियों ने किया? जवाब बनता है छठा कड़क सवाल है, who proposed that promotion from sergeant and above will be based on annual confidential report oblique merit and for officer for promotion time bar। सार्जेंट और ऊपर की जितनी भी रैंक्स है उनके लिए एसीआर को काउंट किया जाता है। कहीं पिछले 3 साल की एसीआर ली जाती है तो कहीं पे पिछले 5 साल की एसीआर ली जाती है, लेकिन ऑफिसर्स के लिए 4 प्रमोशन टाइम बार है। उनकी एसीआर चाहे कैसी भी हो, कुछ भी हो, उनको 4 प्रमोशन तो मिलने ही मिलने हैं। यदि वो सब्सटेंटिव प्रमोशन नहीं पाता है तो उसको टाइम स्केल प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा जवानों हवलदारों के साथ में क्यों नहीं है कि उनको टाइम स्केल प्रमोशन दिया जाए? जहां एमएससीपी 8, 16 और 24 साल में जाके वो कहीं तीसरा एमएससीपी ले पाता है, तो उसकी जगह उसको टाइम बार प्रमोशन क्यों ना दिया जाए, जैसे कि अधिकारियों के बारे में है। तो ये किसने प्रपोज किया कि अधिकारियों को तो 4 जो प्रमोशन है वो टाइम बार मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन सार्जेंट और जो नायक है, सार्जेंट है, जो पेटी अफसर है, उनको जो प्रमोशन मिलेगा, नायब सूबेदार या सूबेदार जितने भी रैंक है नाइक एंड अबोव की और उसके इक्विवेलेंट, उनका एसीआर के बिना प्रमोशन नहीं होगा। और एसीआर लिखने वाले कौन है? हमारे ही अधिकारी। जिसको चाहिए वो फर्दर प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं और जिसको चाहिए तो वो NR लिख सकते हैं, उसके बाद उसका प्रमोशन नहीं होगा। तो ये किसने प्रपोज किया, इसका भी जवाब बनता है। 7वां कड़क सवाल, who brought lieutenant colonel to pay band 4 and not brought havildar to pay band 2? As per 6th CPC report, pay band 4 was given to major general and अबो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जहां पे बैंड 4 है वो मेजर जनरल और अबो के लिए प्रपोज था, तो उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल को भी पे बैंड 4 में कौन लेके आया, इसका भी जवाब बनता है। और उसी के साथ में हवलदार को पे बैंड 2 में क्यों नहीं लाया गया, उसको पे बैंड 1 में ही क्यों रखा गया? ये सब सवाल कड़क है और जवाब भी इसका जरूर बनता है। इसमें भी क्या किसी नेताजी ने या किसी बाबूजी ने कोई कहा था कि ऐसा कर दिया जाए, या फिर ये प्रपोज किसने किया, इसका भी जवाब जरूर दे। अब 8वां कड़क सवाल आ चुका है, हु मेड पॉलिसी टू किक मोर देन 70% सिपाहीज आफ्टर 17 years of army service without single promotion and keep officers in service up to 55 years। वाह, एक सिपाही यदि उसको प्रमोशन नहीं मिला तो 17 साल के बाद में सेना से बाहर कर दिया जाएगा और एक ऑफिसर उसको 55 साल तक तो रखा ही जाएगा। ये किसने प्रपोज किया और ये पॉलिसी किसने बनाई? क्या हमारे देश के नेताओं ने कहा था, या फिर हमारे देश के बाबुओं ने कहा था, या फिर सेना के अधिकारियों ने प्रपोज किया था? इसका भी जवाब जरूर बनता है। 9वां कड़क सवाल है, हु जस्टिफाइड दैट योर कार विल बिकम स्क्रैप विद इन 4 years and you will be allowed to buy again through CSD but a जवान कार will not get a scratch for lifetime। आपको पॉलिसी पता होगी कि एक जवान सर्विस करते हुए कार खरीद सकता है और रिटायरमेंट के बाद में एक कार खरीद सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे अधिकारी हैं वो हर 4 साल के बाद में एक नई कार खरीद सकते हैं। तो बात आती है कि 4 साल के बाद में अधिकारियों की कार है वो खराब हो जाती है, उसके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं और वो स्क्रैप लाइक हो जाती है, लेकिन एक जवान की कार कभी भी स्क्रैप में जाने लायक नहीं होती है, उसके ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं लगता है, वो कार लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल एज इट इज रहती है जैसे कि उसको खरीदा गया था। तो ये बताया जाए कि ये पॉलिसी किसने बनाई। और आखिरी कड़क सवाल है जिसका सामना सभी को करना है कि आई कैन लिस्ट मेनी मोर बट आई होप दैट the above mentioned points are enough to tell you that stop fooling us on the name of babus। जिस किसी ने लिखा है उसको सबसे पहले तो सैल्यूट, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि ऐसी कई और क्वेश्चंस है जिनको यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते थे, लेकिन आज के लिए इतना ही। अब ये बताएं कि बाबूज के नाम पर जेसीओ एंड जवानों को कौन मूर्ख बना रहा है। I am sure 90% officers sitting in SE office at headquarters are real culprits behind all the discrimination and injustice for above said points। तो कहा गया है कि 90% जो अधिकारी है वो इन जो ऊपर लिखे हुए जितने भी जो कड़क सवाल है
उनके लिए जिम्मेदार हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी कड़क सवाल पूछे गए थे ये सोशल मीडिया के जरिए शेयर करते हुए आए हैं, और ये सवाल नहीं, ये पूरी की पूरी एनोमलीज है जिनका सामना जेसीओज एंड ओआर कर रहे हैं, और उनकी मांगों में भी यही शामिल है कि उनको अधिकारियों के बराबर अधिकार मिले। जो पॉलिसी उनके लिए है, चाहे टाइम बार प्रमोशन की है, चाहे सीएसडी की पॉलिसी है, चाहे प्रमोशन की है, चाहे दूसरी पॉलिसीज है, वो हर एक पॉलिसी जो उनके लिए लागू होती है उनमें समानता का अधिकार जेसीओ एंड जवानों को भी होना चाहिए। उनके साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर एक इंसान को हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है। इसलिए जो यहाँ पे कड़क सवाल पूछे गए हैं वो सवाल जेसीओ एंड जवानों के हैं। तो साथियों, जितने भी जेसीओ जवान इस वीडियो को देख रहे हैं या जिसने वीडियो देखा है, यदि आपको लगता है कि ये जो पूछी गई चीज़ें या बातें जो कड़क सवाल है वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, और आप भी ये 10 सवाल अपनी लिस्ट में जोड़ सकते हो। जो कभी मौका आए आगे तो आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही साथियों, इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। शेयर करते हुए रुकना नहीं चाहिए, हर एक जवान जेसीओ तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे जुड़े हुए एक और मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।